हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ डेंगू फीवर। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो डेंगू फीवर आप लोगों में से किसी ना किसी को, ज़्यादातर लोगों को हुआ होगा, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं हुआ हो। आई ऑल्सो एक्सपीरियंस डेंगू पर्सनली। तो डेंगू फीवर जब होता है तो क्या बेसिकली तो नाम बता रहा है फीवर है ये, और ये पहली बात वायरस है। तो जो भी फीवर के सिम्टम होते हैं वो इसमें कॉमन होंगे कि भाई फीवर होगा, वीकनेस होगी, माइल्जिया होगा यानी वीकनेस टाइप की, मसल पेन टाइप लगता रहेगा, है ना, हेडेक वगैरह हो सकता है, भूख नहीं लग रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया जिसको हम बोलते हैं भूख नहीं लग रही है, ठीक है, आपका ओवरऑल वीकनेस है। फिर लोग डेंगू से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि डेंगू एक ऐसा फीवर है जो कि बहुत बड़ी इसकी रेंज है। ये एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, यानी लोगों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए या सीवियर हो जाए और लोग डेंगू में मर भी जाते हैं। उसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि डेंगू वायरस प्लेटलेट्स पर काम करता है, प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करता है, इनके फॉर्मेशन को कम करता है। तो कुल मिला के आप बात अगर फाइनल रिजल्ट देखें तो डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइट्स हम प्लेटलेट्स को बोलते हैं, पीनिया लगा दिया तो इसका मतलब कम हो गया उनका। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक डेंगू का बहुत वेरी कॉमन फीचर, मतलब कॉमन नहीं कह सकते आप, बट हाँ ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। और जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ यानी प्लेटलेट्स कम हुई बॉडी में, तो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्या करती हैं, खून का थक्का जमाने में हेल्प करती हैं। यानी कि मतलब एक तरह से कहना चाहिए, कहीं अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो भी ये खून का थक्का जमाने में काम करती है। और बॉडी के अंदर एक्चुअली ऐसा होता है, एक होम्योस्टेसिस डेवलप रहता है, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बॉडी में जो ब्लड को गाढ़ा करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्लड को पतला करती हैं। मतलब अगर देखा जाए तो बॉडी में एक सामंजस्य रहता है, एक होम्योस्टेसिस डेवलप रहता है। तो प्लेटलेट का अमाउंट, आपका जो एक बेसिक कॉन्सेंट्रेशन है, जो वो बेसिक इसका नॉर्मल वैल्यू है, उतना आपका कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो प्लेटलेट्स कम हो रही है, जैसे कि डेंगू वायरस में हो सकती हैं, तो पेशेंट को हैमरेज होने के चांस रहते हैं। हैमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग होना, नाक में से ब्लीडिंग हो गई है ना, जिसको हम इपिस्टेक्सिस कहते हैं। कहीं आपका वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है ना, वॉमिट हुआ, ब्लड हुआ, जिसे हम हिमैटोमेसिस कहते हैं। स्टूल में ब्लड आ सकता है, जिसको हम हिमैटोचीजिया कहते हैं। जीआई की अंदर कोई ब्लीडिंग हो सकती है, जिसमें आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो एब्डोमिनल पेन अगर डेंगू फीवर में है तो मतलब ध्यान रखने की बात है, ये सीवियर सिम्टम हो सकता है कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो। तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, अंदर ही अंदर बॉडी में हो रही है, पता नहीं चल पा रहा है, या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे आँख से, नाक से, कान से, कहीं से ब्लीडिंग आ गई तो पता चल रहा है देखने में। अब इंटरनल ब्लीडिंग बड़ी खतरनाक होती है, पता चला शुरू पे नहीं पता चल पाया, क्लिनिकली डॉक्टर जज नहीं कर पाए, या पता नहीं चल पाया, पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद से पता चल रहा है, तो कई बार पेशेंट डेथ की तरफ जा सकता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्लेटलेट्स को, डेंगू फीवर जब होता है, प्लेटलेट्स को हम पर डे कोशिश करते हैं कि उसको मेजर कराते रहे ब्लड में, है ना। एक सिंपल ब्लड लेना है, सैंपल लेना है, उसमें टेस्ट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि डेंगू में पेशेंट शॉक में चला जाता है। शॉक मतलब डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन जिसको हम कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, बहुत ही आपको मतलब से पल्स वगैरह है, रैपिड है पर फीबल है, पता नहीं चल पा रहा है, तो बॉडी में अंदर शॉक हो गया। इसकी वजह से ये पेशेंट ऐसे हो जाते हैं, जो कई बार होता है डेथ भी हो जाती है, कई बार मैनेज हो जाते हैं, बट दीज आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डेंगू। तो डेंगू का एक बहुत ही वाइड रेंज है क्लिनिकल फीचर्स का। ये एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, पता भी ना चले किसी को डेंगू हो गया, ठीक भी हो गया पेशेंट, सिंपल फीवर की तरह भी लगता है उसको, हो सकता है पता ही ना चले कि हमें हल्का फीवर हो रहा है, वो सोच रहा है वायरल फीवर है, हो के ठीक भी हो गया, पेशेंट को कुछ नहीं पता चला, उसको लगा जैसे जस्ट फीवर है। या फिर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई, बहुत सीवियर वीकनेस हो गई, सीवियर हेडेक हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और कई बार ऐसा हो रहा है कि आपका कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि शॉक हो रखा है या फिर हैमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए डेंगू से थोड़ा सा आपको मतलब ये रहता है कि हाँ टेंशन होती है कि डेंगू अगर किसी को हुआ है तो आपको मैनेज बहुत प्रॉपर तरीके से चलना पड़ता है। इसके ट्रीटमेंट में फ्लूइड का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फ्लूइड जैसे आप देंगे तो पेशेंट इंप्रूव करने लगता है। इसलिए अगर कोई भी फीवर हो तो ये मान के चलना चाहिए डेंगू भी हो सकता है, इसलिए ORS शुरू से ही स्टार्ट कर देना चाहिए पेशेंट को, बशर्ते कि उसका ब्लड प्रेशर ले लो, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव पेशेंट तो नहीं है, क्योंकि ORS में आपका नमक होता है ना, सॉल्ट होते हैं, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, ग्लूकोज होता है, और चीज़ें होती हैं। तो ये बड़ा मतलब याद रखने की चीज़ है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि डेंगू फीवर में
क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, और एक डेंगू को ना क्लासीफाई कर रखा है। एक ओल्ड क्लासिफिकेशन था जिसको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, बाद में WHO का न्यूएस्ट क्लासिफिकेशन है। तो दोनों क्लासिफिकेशन पे आपको जानने जरूरी है। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द लैब डायग्नोसिस। हम कैसे कंफर्म करेंगे कि किसी को डेंगू है या कोई और फीवर है, ठीक है ना। आजकल बहुत सारे रैपिड टेस्ट आ गए, जैसे NS1 एंटीजन, वो रैपिड टेस्ट होता है NS1 एंटीजन, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है जो जल्दी से आपको बता देता है कि हाँ डेंगू है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा एक ओवरऑल देख लेते हैं, फिर उसको हम थोड़ा और स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। इसमें हाई फीवर होता है, इंपॉर्टेंट है कि डेंगू में हाई फीवर होता है, 103-104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है। चिल्स आ सकते हैं, मतलब ये रेंज ऑफ सिम्टम्स है, इनमें से कुछ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कुछ हो सकता है पेशेंट में ना पर हो, डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट वेरी करता है। फटीग होता है, यानी थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग रही, हेडेक हो रहा है, स्पेशली रिट्रोऑर्बिटल पेन, ऐसा लगता है आई के पीछे अंदर पेन हो रहा है, तो ऐसे हेडेक भी काफ़ी ज़्यादा होता है इनमें। और रिट्रोऑर्बिटल, आंखों भी ऐसे लगती थकी हुई हैं, आंखों के पीछे पेन हो रहा है ना। अब ये सारे टाइप का इसमें प्रॉब्लम होता है। रैश भी इसमें कई बार डेवलप हो जाते हैं, या रेड स्पॉट्स, ऐसे लाल लाल के छोटे छोटे पटिकीज भी डेवलप हो सकते हैं, बट वो बाद में है। रैशेज जो अगर हम बात करें तो रेड कलर के रैश होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मैक्यूलोपैपुलर टाइप रैश। मैक्यूलोपैपुलर रैश का मतलब होता है वो उठे हुए नहीं है बॉडी से, ऐसा कुछ उठी हुई चीज़ नहीं है इसमें, बॉडी में ब्लैंच है ना, बॉडी के अंदर फ्लैट टाइप के हैं। तो अगर आप ध्यान से देखना चाहो इसका कि किस तरीके से आपके ये रैशेस दिखाई देते हैं, ट्राई टू सी, इस तरह से रेडिश आपको रैश मिलते हैं। आप देख रहे हो बॉडी में कुछ अलग से उठा हुआ नहीं लग रहा, लेकिन हाँ रेडिश आपको रैशेस टाइप के मिलते हैं। तो अगर ये है तो वरी करना होता है, पर रैशेस जो है वो एक शुरुआत के फीवरी कंडीशन में हो सकते हैं। अगर पेशेंट क्रिटिकल में जा रहा है तो पटिकीज मिलते हैं, मतलब आपको अलग से डॉट करके मिलते हैं, जो कि ब्लीडिंग स्पॉट्स हैं, ठीक है ना। तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया इसका होना चाहिए। ओके, नोजिया वॉमिटिंग, यानी कि उसको लग रहा है कि उल्टी हो सकती है, उसको हम कहते हैं सेंस ऑफ वॉमिटिंग को कहते हैं नोजिया, और वॉमिटिंग तो प्रॉपर वॉमिटिंग है। पेन होता है, बॉडी में पूरा पेन लगता है, मसल पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है, ये बहुत कॉमन फीचर्स है। एक होता है चिकुनगुनिया फीवर। चिकुनगुनिया फीवर में ज़्यादा पेन होता है, जॉइंट पेन ज़्यादा होता है, आर्थ्रेल्जिया ज़्यादा होता है, मसल पेन ज़्यादा होता है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू डेंगू। इसमें भी होता है, अभी आगे हम बाद में न्यू अलग वीडियोस में चिकुनगुनिया भी पढ़ेंगे। तो मसल में और जॉइंट्स में पेन हो सकता है, ठीक है। अब आप कुछ पेन की साइट्स में आपको यहाँ बता देती हूँ। एब्डोमेन में पेन है, मतलब आप ध्यान रखें कि ये सीवियरिटी की तरफ जा रहा है, ये बहुत ही एक इमरजेंसी साइन हो सकता है। तो एब्डोमिनल पेन है, उसको फीवर के साथ में उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। बैक, इसका नाम होता है ब्रैक बोन फीवर। ब्रेक माने तोड़ देना, जैसे कमर को तोड़ देता है एक तरह से। तोड़ देना मतलब ऐसे नहीं तोड़ दे रहा है, पेन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसा लगता है बैक अरे उठा ही नहीं जा रहा, तो बैक में बहुत पेन है। सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ब्रेक बोन फीवर। अब ये क्वेश्चन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रेक बोन फीवर किस में मिल सकता है, डेंगू फीवर में। बैक ऑफ आइज, रिट्रोऑर्बिटल पेन जिसको बोलते हैं, रिट्रोऑर्बिटल पेन जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और बाकी किसी भी जॉइंट्स में, किसी भी मसल में पेन मिल सकता है, मसल्स में मिल सकता है। सीवियर केसेस हुए तो ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि आपका डेंगू हेमरेजिक फीवर का आगे पढ़ेंगे। पेल एंड कोल्ड स्किन हो सकती है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, जो कि डेंगू शॉक सिंड्रोम का मेजर सिम्टम्स है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि MCQ भी आते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा है, तो टाइप 2 सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और अगर हम देखें प्राइमरी इन्फेक्शन कंपैरेटिवली थोड़ा माइल्डर होता है। जब सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी बाद में, पहले किसी को एक बार डेंगू हुआ फिर बाद में कभी दोबारा होता है, तो वो ज़्यादा सीवियर, ज़्यादा डेंजरस डेंगू इन्फेक्शन होता है। और अगर हम, क्योंकि हमारे इसके 4 मेजर सीरोटाइप है, 5th तो कहीं कहीं मिला है, मेजर इसके जो 4 सीरोटाइप्स हैं डेंगू के, जिसको हम डेंगू के नाम से लिखते हैं ऐसे, डेंगू वायरस 1, ऐसे डेन 1, डेन 2, डेन 3, 4 ऐसे करके लिखते हैं। तो अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें, तो अगर किसी को टाइप 1 पहले हुआ है सीरोटाइप इन्फेक्शन डेंगू का, ठीक हो गया पेशेंट कभी सालों में या कभी भी, फॉलोड बाय टाइप 2, तो वो सबसे डेंजरस है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन वाइज बात करें तो टाइप 1 फॉलोड बाय टाइप 2 ज़्यादा डेंजरस है। प्राइमरी इन्फेक्शन में बात करें तो टाइप 2 सबसे ज़्यादा डेंजरस है।
याद रखना भी आसान है। टाइप 1 के बाद टाइप 2 हो रहा तो वो भी ज़्यादा डेंजरस हुआ, टाइप 2 डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस। लेस देन 12 ईयर्स का बच्चा है तो वो जो भी आपके सीवियरिटीज़ हैं उनमें सीवियर होने का चांस रहता है, इसलिए डेंगू बच्चों में बड़ा खतरनाक है। ये बच्चों को अगर फीवर आ रहा है, आपको लग रहा है कोई रैश हो रहे हैं, तो ऐसे घर पे ट्रीट नहीं करें, उसको डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ पर उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराएं डेंगू फीवर है या नहीं है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आप जा पा रहे हैं, तो एटलीस्ट ORS शुरू कर दें। घर में जो भी फ्लूइड की चीज़ें हैं, दलिया है, छाछ है, दाल थोड़ी पतली है, कोई भी जिसमें लिक्विड हो सकता है, क्योंकि आप एक साथ पानी इतना नहीं पी सकते। आप कोई भी लिक्विड की चीज़ें लो, खाने में जो भी चीज़ें तरल हैं, जो भी लिक्विडिटी टाइप की चीज़ है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को देना शुरू करना पड़ता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपको एक सस्पिशन रख के चलते हैं डेंगू है, तो आपको सीवियरिटी से बचा जा सकता है। ठीक है। अब क्या एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि क्या प्रेगनेंसी में अगर किसी को डेंगू हो जाए तो बच्चे में हो सकता है? यस, चांसेस हैं, हालांकि ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहते, बट हाँ, पेरीनेटल ट्रांसमिशन होता है। अगर किसी को, मदर को इन्फेक्शन है तो पेरीनेटली वो बच्चे को भी या न्यूबॉर्न को ट्रांसफ़र कर सकती है। और न्यूबॉर्न में वही सिम्टम्स होंगे, फीवर होगा, प्लेटलेट्स कम होंगे यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, पेशेंट कैन गो। एसाइटिस और प्लूरल डिफ्यूजन जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें ज़्यादा होने का चांस रहता है। एसाइटिस क्या होता है? एसाइटिस होता है आपका फ्लूइड भर जाना पेट में, एब्डोमेन में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाना, उसको हम बोलते हैं एसाइटिस। प्लूरल डिफ्यूजन होता है हमारा लंग है, लंग के बाहर क्या होता है? प्लूरा होती हैं। ठीक है, विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। ठीक है, दो जो है आपके ऐसे रहती है। जो विसरल प्लूरा होती है वो लंग पर इस तरीके से पूरा कवर हो जाती है, और एक होती है पैराइटल प्लूरा। उन दोनों के बीच में स्पेस होता है प्लूरल स्पेस। उस स्पेस में नॉर्मली थोड़ा सा बहुत ही मिनिमल फ्लूइड होता है, जिससे कि फ्रिक्शन ना हो, आराम से लंग की जो वो है मूव कर सके जब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है। लेकिन ज़्यादा फ्लूइड भर जाने को हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। तो प्लूरल इफ्यूजन होने के चांस भी उन न्यूबॉर्न बच्चों में ज़्यादा होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हाँ, पेरीनेटल ट्रांसमिशन इसमें होने का चांस रहता है। अब हम इसको देखते हैं कि क्लिनिकली क्लासीफाई अगर हम करें, क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है डेंगू का, तो जो हमने पढ़ा है वैसे ही है। पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन 1997 में दिया था WHO ने ही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1997 में। और उन्होंने, जो हमने अभी पढ़ा है, उन्होंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था: डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू बोला जाता है नॉर्मल भाषा में, इंग्लिश में इसको अच्छा प्रोनाउंसिएशन देने के लिए डेंगू नाम बोला जाता है। तो डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम, यानी जिसमें बीपी कम हो गया, हाइपोटेंशन में चला, इसमें ब्लीडिंग की सारी चीज़ें होगी, इसमें नॉर्मल फीवर है, पेन है, बॉडी एक है, ये सब रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेंगू फीवर की कि शुरुआत में क्या हो रहा है। इसको जो हमने पढ़ा है वही थोड़ा डिटेल में है। इसके फीवर की एक खास बात है, एब्रप्ट ऑनसेट का होता है और हाई फीवर होता है। 2 चीज़ें ज़रूर याद करें कि जब डेंगू होता है तो अचानक से फीवर आ जाता है और बहुत तेज फीवर होता है। जैसे वायरल में कब धीरे धीरे माइल्ड सा फीवर होता है, फिर अचानक से कभी तेज हो सकता है। नॉर्मल वायरल फीवर्स जो होते हैं, फ्लू वाले, फ्लू लाइक सिम्टम्स। यहाँ पर फीवर क्या है? एब्रप्ट ऑनसेट, अचानक और बहुत तेज फीवर है। 103, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पेन चला, मतलब फीवर चला जाता है। ये बाइफेजिक फीवर होता है, मतलब थोड़ा तेज हुआ, फिर थोड़ा सा टाइम के लिए कम हो गया, फिर दोबारा से हो गया, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, जिसको हम शैडल बैक फीवर बोलते हैं। शैडल बैक मतलब क्या होता है? एक हम्प आया, फिर नॉर्मल थोड़ा सा हुआ, फिर ऐसे इस तरह से। तो ये शैडल बैक फीवर कहा जाता है। शैडल मतलब 2 हम्प जिसको बोलते हैं, उसको शैडल आप बोल सकते हो। 2 बार पीक आ रही एक तरह से और बीच में नॉर्मल हो गया। ब्रेकबॉर्न फीवर, बाइफेजिक फीवर, ब्रेकबॉर्न फीवर, सैडल बैक फीवर, ये सब जो है आपके क्लिनिकल क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं वर्ड देखने के लिए, तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं। फ्रंटल हेडेक, रिट्रोऑर्बिटल, यहाँ ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत फ्रंटल हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा आंखों के अंदर पीछे लग रहा है, रिट्रोऑर्बिटल पेन है, ये हो गया आपका। लिम्फेडिनोपैथी भी हो सकती है, यानी कि जो लिम्फ नोड्स हैं वो आपकी इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, फिर जो क्लिनिकली हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, अनदर वन इज डेंगू हेमरेजिक फीवर। डेंगू हेमरेजिक फीवर में फीवर तो आएगा ही, जो सारी की सारी फीचर्स डेंगू फीवर के नॉर्मल वो तो होंगे ही, उसके साथ में अलग से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, है ना, और
आपकी ब्लीडिंग जितने भी फीचर्स हैं वो हो सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट एक टेस्ट है पॉजिटिव टॉर्निक्वेट टेस्ट, अभी पढ़ते हैं इसको क्या होता है। तो इसमें आपका हाई ग्रेड फीवर है, बाकी सारे सिम्टम जो ऊपर पड़े हैं वो सारे हैं ही आपके। कंटिन्यूस फीवर आने लगता है, यानी जब पेशेंट सीवियरिटी की तरफ जा रहा है, पेशेंट को फीवर कंटिन्यूस है। हिपैटोमेगाली यानी कि लिवर एनलार्जमेंट भी हो गया, ठीक है, तो लिवर एनलार्जमेंट भी होने लगता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख पर mm³ होने लग रही है ना, 1 से ऊपर हम लगभग नॉर्मल मान लेते, 1 से कम होने लगे पर mm³ ऑफ ब्लड, तो मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अब रिस्क है तो आपको धीरे धीरे प्लेटलेट काउंट को भी देखते रहना है, ब्लीडिंग्स को भी देखते रहना है। अब देखा जाए तो 50,000 भी चली गई, 40,000 भी चली गई, आपको डरने की जरूरत नहीं होती, सुपरवाइज करने की जरूरत होती है। लेकिन ब्लीडिंग किसी भी स्पॉट पे हो सकती है डिपेंडिंग, कभी कभी पेशेंट को 20,000 तक भी ब्लीडिंग नहीं होती, पर अगर लेस देन 10,000 है तो प्लेटलेट आपको देना शुरू ही करना है। लेस देन 25 जा रही है, रोज धीरे धीरे घट रही है, तो यू हैव टू बी वरी अबाउट इट, ठीक है ना। फ्लूइड मैनेजमेंट अच्छे से करना शुरू कर देना है। एविडेंस ऑफ हेमरेजेस, कैसे कहोगे भैया हेमरेज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो एक तो देखो सिंपल है, अगर कहीं से ब्लड आ रहा है तो वो तो डायरेक्ट हो गया है ना, एपिस्टेक्सिस हो रहा है, नोज ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से भी हो रही है तो आपको डायरेक्टली पता चल गया। अदरवाइज एक टेस्ट होता है टॉर्निक्वेट टेस्ट। टॉर्निक्वेट टेस्ट में क्या करते हैं, आप यहाँ पर क्यूबिटल फोसा के ऊपर एक टॉर्निक्वेट बांधते हैं। टॉर्निक्वेट आप ये मान लो कि टाइट कोई चीज़ बांध ले रहे हो, ठीक है ना, और आप क्या करते हैं यहाँ पे आप कफ भी बांध लेते हो, ठीक है। ब्लड प्रेशर लगाया, कफ लगा दिया आपने, है ना, तो कफ क्या काम करता है आपका कि ब्लड प्रेशर नापने का काम आता है। नॉर्मली आप क्या करते हैं, पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 100/80 mmHg है, ये सिस्टोलिक हो गया, ये डायस्टोलिक हो गया, ठीक है। आपको सिस्टोलिक डायस्टोलिक फीवर कैसे, ब्लड प्रेशर क्या होता है क्या नहीं होता, तो आप फिजियोलॉजी की वीडियोस देख सकते हैं इसके लिए। बाकी ये 180 हो गया, तो इन दोनों को आप जोड़ लेते हो, सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक एंड डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका 180/2। तो 90 mmHg पर आप 5 मिनट्स के लिए आप प्रेशर बढ़ा के रखते हो और देखते हो कितनी पेटेकी एंटीक्यूबिटल फोसा पर डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो क्या आप देख रहे हो, अगर मोर देन 20 पेटेकी आ रहे हैं पर स्क्वायर इंच एरिया पे, मीटर नहीं यहाँ पर इंच है, पर स्क्वायर, आप देख रहे हो यहाँ पर जो ये क्यूबिटल फोसा है ना, इस एरिया में आपका पर स्क्वायर एरिया पे, पर स्क्वायर इंच एरिया पे अगर 20 से ज्यादा पटीकी आ रहे, पटीकी मतलब रेड रेड स्पॉट्स मिलते हैं, अगर 20 से ज्यादा है मतलब आपके हेमरेजेस के साइन पॉजिटिव है। ब्लड प्रेशर इतना रखना है, 95 मिनट्स तक रखना है, और तब आपको ये चेक करना होता है। तो मोर देन 20 का क्राइटेरिया है पॉजिटिव टॉर्निक्वेट टेस्ट का, ध्यान रखना है। और बाकी तो आपने ब्लीडिंग देख ही ली, ठीक है, ये सब हो रहा है आपका, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा वो कह रहे हैं, ब्लीडिंग तो हम समझ में आई गया, फीवर देख लिया आपने, ब्लीडिंग के देख लिए। अदर क्या कह रहा है वो कि हिमेटोक्रिट, WHO का जो क्राइटेरिया था ओल्ड, वो कहता है हिमेटोक्रिट जो है उसमें PCV शुड बी इंक्रीज बाय 20%। PCV क्या होता है, PCV होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है कि आपने अच्छे से एक ट्यूब में ब्लड डाल दिया, उसकी पैकिंग कर दी अच्छे से, तो ये जो सेल्यूलर कंपोनेंट है वो कितना एरिया लेता है, दैट इज नोन एज पैक्ड सेल वॉल्यूम। सेंट्रीफ्यूज करते हैं ब्लड को, तब ये PCV निकाला जाता है, और अप्रॉक्स 45 होता है जो कि, तो 20% अगर बढ़ गया है तो ये क्राइटेरिया है डेंगी हेमरेजिक फीवर का, ठीक है ना। अब आता है थर्ड नंबर, डेंगी शॉक सिंड्रोम। ऑब्वियसली क्या होगा, शॉक मैंने बोला ब्लड प्रेशर कम होता है, तो पेशेंट जो है सारी अबव क्राइटेरिया सारे मिलेंगे, है ना, ब्लीडिंग भी मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी ऊपर वाली, उसके साथ साथ रैपिड वीक पल्स होने लग जा रही है। पल्स जल्दी जल्दी हो रही है, लेकिन आप नापोगे तो आपको लगेगा जो वॉल्यूम है ब्लड पल्स का वो कम हो रहा है, आपको लगेगा बड़ी अच्छे से नहीं समझ में आ रही है, पर जल्दी जल्दी आ रही है, रैपिड पल्स हो रही है। ये शॉक के फीचर्स होते हैं दोनों, रैपिड वीक पल्स। ब्लड प्रेशर कम हो गया यानी हाइपोटेंशन हो गया। नैरो पल्स प्रेशर यानी लेस देन 20 mmHg अगर है तो क्राइटेरिया है डेंगी शॉक सिंड्रोम का। पल्स प्रेशर क्या चीज होती है, पल्स प्रेशर इक्वल टू सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल किसी का 110, 80 है जो ज़्यादातर रहता है, तो 30 हो गया ना, किसी का 100 और ये है तो कितना हो गया, 8,
170 है, फॉर एग्जाम्पल किसी का 170 है तो ये हो गया 30, मतलब आप देख लोगे अलग अलग रहता है, किसी का 110/70 रह गया, कुछ भी हो। पर अगर 20 से अगर कम हो रहा है पल्स प्रेशर, इसका मतलब नैरो है, ध्यान रखना है। मोर देन 30 तो नॉर्मल हो गया ना, तो पल्स प्रेशर भी नैरो होने लगता है अलॉन्ग विद ऑल दीज फीचर्स। कोल्ड क्लैम्सी स्किन, क्लैमी किसको बोलते हैं, वैट को। ठंडे अगर आप छू के देखोगे है ना, स्किन को छू के देखोगे, पेरिफेरीज को छू के देखोगे तो ठंडा पड़ा होगा पेशेंट और मॉइस्ट होगा, उसको पसीने आ रखे होंगे, तो कोल्ड क्लैम्सी स्किन बोलते हैं इसको। रेस्टलेसनेस, पेशेंट जो है उसको घबराहट हो रही है, तो ये आपके सारे के सारे फीचर है। पेशेंट शॉक में जा रहा है और शॉक में जाना बहुत बड़ी इमरजेंसी है, उसको ध्यान देना, फ्लूइड मैनेज करना, इलेक्ट्रोलाइट्स मैनेज करना, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है सब कुछ देखते देखते भी पेशेंट डाई कर जाता है। इसलिए बेटर यही होता है कि सीवियरिटी तक आने मत दो, शुरू की कंडीशन में ही थोड़ा सा विजिलेंट होके बेटर इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड मैनेजमेंट करो, प्लेटलेट्स को काउंट को देखते रहो, तो बहुत ही बेटर रहता है। अब आगे हम पढ़ेंगे न्यू WHO क्राइटेरिया, जो कि 2009 में WHO ने दिया, दैट इज न्यू WHO क्राइटेरिया। इसमें उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है सिर्फ। इसने बोला है डेंगी विद और विदाउट वार्निंग साइंस और सीवियर डेंगी, इसने सीवियर डेंगी ले लिया बाकी को। तो एक तो सिर्फ डेंगी विद और विदाउट साइंस और डेंगी सीवियर डेंगी। अब इसको आगे हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि डेंगी की ना कई लोग इस तरह से क्लासीफाई करते हैं कि डेंगी की जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, मतलब डेंगी को हम फेजेस क्या है डेंगी की, तो डेंगी फीवर को 3 फेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो डेंगी को हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, एक फेब्राइल फेज, एक क्रिटिकल फेज एंड अनदर वन इज रिकवरी फेज। 3 तरह से और डिवाइड कर सकते हैं आप इसे। फेब्राइल फेज में पेशेंट को फीवर होगा, बाकी जो कॉमन फीचर्स है नोजिया, वोमिटिंग, आपका माइल्जिया, पेन, बोन पेन, हेडेक, बैक एक, वो सब आपके फीवर में रहता है। दैट इज नोन एज फेब्राइल फेज ऑफ द डेंगी फीवर। क्रिटिकल फेज, नाम बता रहा है क्रिटिकल है, तो शुरू की जो फेज होती है ये आपकी स्टार्टिंग जो फेज होती है फीवर वाली, वो आपकी फेब्राइल फेज कहलाती है। ये जो फेज है क्रिटिकल वाली 24 to 48 आवर्स आफ्टर डिफरवेसेंस होती है। डिफरवेसेंस क्या होता है, जब फीवर खत्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं डिफरवेसेंस। यूजुअली इसका फीवर है 1 to 7 डेज तक अप्रॉक्स चलता है। हाई फीवर होता है, एक्यूट फीवर होता है, तो 1 to 7 डेज तक तो वो फेब्राइल कंडीशन है। उस जैसे ही फीवर ठीक होना शुरू हो, पेशेंट में क्रिटिकल कंडीशन आ सकती है, हेमरेज हो सकता है। जैसे सब में जो है क्रिटिकल फेज में हेमरेज हो गया, शॉक में जा रहा है पेशेंट, ब्लीडिंग हो रही है, वो सारी फीचर्स आ जाएंगे। और ये 24 to 48, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि फीवर ठीक हो गया तो अब मतलब विजिलेंट नहीं रहना है। फीवर लगभग ठीक होने के आसपास में 24 to 48 आवर्स में ये प्रॉब्लम डेवलप होने के चांस ज़्यादा होते हैं, उस टाइम पर ज़्यादा विजिलेंट रहना है। देन रिकवरी फेज होती है, पेशेंट ठीक हो रहा है, सारी चीज़ें धीरे धीरे सेटल आउट कर रही है, फीवर कम हो रहा है, पेन कम हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, दैट इज नोन एज रिकवरी फेज ऑफ डेंगी। तो फेजेस का भी आपको ये 3 फेज में आपको पता होना चाहिए। ये जस्ट ब्लीडिंग के नाम है। हिमेटोचीजिया इज ब्लीडिंग इन स्टूल, हिमेटोमेसिस ब्लीडिंग इन वॉमिटिंग, इपिस्टेक्सिस ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, मैनोरेजिया भी हो सकता है, यानी पीरियड्स में जो पेन हो रहा है, अगर उस टाइम के टाइम पे पीरियड है किसी को तो वो भी ज़्यादा हो सकता है। तो दे आर ऑल फीचर्स ऑफ लो प्लेटलेट काउंट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसका जो अनदर क्राइटेरिया है, जिसको हम WHO का न्यू क्राइटेरिया है, वो आपका एक डेंगी विद और विदाउट वार्निंग साइन एंड सीवियर डेंगी। अप्रॉक्स सेम है बट फिर भी आपको आना चाहिए, और ये पॉइंट वाइज आना चाहिए, क्योंकि ये क्लिनिकल WHO क्राइटेरिया, इसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आपको एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड ऐसा ही आना चाहिए, बट समझ के थोड़ा याद करना आसान हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंगी की। जो डेंगी विद और विदाउट है उसको हमने कैसे इसमें WHO ने डिवाइड किया है। सो डेंगू का प्रोबेबल डायग्नोसिस कैसे आप निकालते हो। प्रोबेबल डायग्नोसिस ये है, अगर पेशेंट रह रहा है, लिव इन और ट्रेवल टू डेंगू एंडेमिक एरिया। देखो कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर मॉस्किटोज ज़्यादा हैं, एडीज ज़्यादा है,
और मॉस्किटो जो ये आपका डेंगू होने के चांस ज़्यादा है, दैट इज़ नोन एज डेंगू एंडेमिक एरियाज। तो अगर पेशेंट उन एरिया में आ रहा है, रह रहा है, फीवर हो रहा है, तो चांसेस है डेंगू होने का। या फिर कहीं ट्रैवल करके आया, रिसेंट ट्रैवल, जहाँ पर डेंगू होने का चांस ज़्यादा है या डेंगू के लिए एंडेमिक एरिया है, तो उस टाइप के केस में हम मान सकते हैं कि हाँ फीवर होने में डेंगू प्रोबेबल हो सकता है। कंफर्म नहीं है पर प्रोबेबल। एक होता है प्रोबेबल डायग्नोसिस, जो हम अपना क्लिनिकल हिस्ट्री से सोचते हैं कि हाँ ये हो सकता है, दैट इज प्रोबेबल डायग्नोसिस। और एक होता है कंफर्मेटेड, अब कंफर्म है कि हाँ यही है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें क्या होना चाहिए, फीवर होना चाहिए ऑब्वियसली, फीवर तो होगा, डेंगू है तो फीवर होगा। 2 और फॉलोइंग क्राइटेरियाज। वैसे मैंने बोला था डेंगू एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, उसका फीवर ना हो, लेकिन वो पेशेंट आपके पास आएगा ही नहीं, उसको खुद ही पता नहीं चलेगा डेंगू हो रहा है ना। तो पेशेंट ही वही आएगा जिसको आपको क्लिनिकल डायग्नोस करना है। साथ में 2 इनमें से कुछ ना कुछ हो रहा हो, नोजिया वोमिटिंग हो रहा हो, उसको रैश हो रहे हो, मैकुलोपैपुलर रैश, पेन हो रहा हो, एक् एंड पेन्स, टॉर्निकोइड टेस्ट करा, टॉर्निकोइड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा हो, या ल्यूकोपीनिया हो रहा हो। होता क्या है, सेल्स जो है ये आपका बोन मैरो पे काम करता है, डेंगू फीवर सारी सेल्स को कम करता है, प्लेटलेट्स को भी कम करता है, और उससे पहले ल्यूकोपीनिया होता है, ठीक है। तो पेशेंट को ल्यूकोपीनिया हो सकता है, यानी कि WBC कम हो गई, और साथ में कोई वार्निंग साइन। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं, जिनमें से आप फीवर तो हो ही गया, प्लस ये 6 पॉइंट्स हैं, जैसे नोजिया वोमिटिंग है, स्किन पे बात करेंगे रैश आ सकते हैं, बॉडी पेन हो सकता है, टॉर्निकोइड टेस्ट आप करोगे, टेस्ट में आप 3 आप 2 आपने देख लिए, टेस्ट से ही पता चलेगा ये सब। तो 3 तो ये चीज़ें हो गई, 2 ये हो गए, एक एनी वार्निंग साइन हो गए। लैब कंफर्म डायग्नोसिस या लैब कंफर्म डेंगू क्या होता है, आपने क्या किया, जब आपको कोई साइन नहीं मिल रहा प्लाज्मा लीकेज का, इट इज़ इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो साइन ऑफ प्लाज्मा लीकेज, एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है, तो आपने क्या किया, लैब से कंफर्म किया, NS1 एंटीजन कराया, और भी जो टेस्ट होते हैं लैब डायग्नोसिस के वो आपने करे, तो उसको हम लैब कंफर्म डायग्नोसिस कहते हैं। अब ये जो वार्निंग साइन की बात कर रहे हो, वार्निंग साइन क्या है भाई, तो आप ये लो, अब आपको इसमें याद करने हैं 7 वार्निंग साइन है इसके। एक तो हमने शुरू में बात ही कर ली, एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, या फिर टेंडरनेस होगी। एब्डोमिनल पेन क्या होता है, पेशेंट बता रहा होता है मेरे पेट में पेन है, आपने टच करके पेट को एग्जामिन किया और पेशेंट ऐसे कर रहा है ना, पेशेंट का फेस हमेशा देखना होता है जब आप प्रेस करते हो, वो अगर ऐसे करेगा इसका मतलब पेन है उसको, नहीं करा आपने दबाया, कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब पेन है ही नहीं उसको, है ना। पूछना भी होता है और देखना भी होता है उसके फेशियल एक्सप्रेशन को, ठीक है। एब्डोमिनल पेन है या टेंडरनेस है तो ये वार्निंग साइन है, मैंने बोला इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को। परसिस्टेंट वोमिटिंग, लगातार ये वोमिटिंग हो जा रही है, एक आध वोमिटिंग हुई अलग बात है, परसिस्टेंट वोमिटिंग लगातार, तो यानी पेशेंट सीवियरिटी की तरफ जा रहा है। क्लिनिकली फ्लूइड एक्यूमुलेशन है ना, अगर एसाइटिस हो रहा है, चेक करा आपने पेट में एब्डोमेन में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर क्लिनिकली एसाइटिस यानी क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है इसमें, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वहाँ से ना लीकेज बढ़ जाता है, तो फ्लूइड लीक होने लगता है। यहाँ पर ब्लड है ना, यहाँ पे ब्लड है, ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल से फ्लूइड लीक होने लगता है और कहीं भी इकट्ठा हो सकता है, दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड एनीवेयर। सो क्लिनिकली फ्लूइड एक्यूमुलेशन अगर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो द वार्निंग साइन। और सीधा सीधा म्यूकोजल ब्लीड है वो तो आपको पता ही है कि वार्निंग साइन है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। पेशेंट लिथार्जी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, मतलब उसको रेस्टलेसनेस है, और फिर या फिर स्लीपी हो रहा है, बहुत ज़्यादा लिथार्जी हो रहा है, तो भी ये वार्निंग साइन में आता है। लिवर एनलार्जमेंट मोर देन 2 सेंटीमीटर अगर लीवर बढ़ा हुआ है तो भी ये वार्निंग साइन है। लैब डायग्नोसिस में इंक्रीज इन हिमेटोक्रिट एंड डिक्रीज इन प्लेटलेट। हाँ, इसमें एक खड़ी खास बात होती है, डेंगू में प्लेटलेट तो कम होता है, पर क्योंकि प्लाज्मा लीक कर रहा है, यहाँ पर आरबीसी तो यहीं पड़ी रह गई ना, प्लाज्मा लीक कर रहा है। अब एक ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, और लीक हो रहा है। प्लेटलेट को तो डायरेक्ट ये कम कर रहा है, तो प्लेटलेट काउंट तो कम हो रही है। हिमेटोक्रिट जो है आपका, वो आपका इंक्रीज मिलता है, बिकॉज इन प्रोपोर्शनल लीक हो रहा है, प्लाज्मा लीक हो रहा है, इसलिए आपको हिमेटोक्रिट बड़ी मिल सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये क्वेश्चन भी है कि हिमेटोक्रिट का क्या होगा। तो हमें लगता है कि प्लेटलेट कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है, नहीं, ये आपका बढ़ता है हिमेटोक्रिट। तो ये वार्निंग साइन है, आपको याद रखने हैं। ऐसे याद रख सकते हो, देखो सबसे पहले हम ऊपर से लेकर नीचे तक की बात करें तो परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रही है, ये हो गई वोमिटिंग, माउथ से ऐसे बात करो। पेट में अगर हम बात करेंगे, या फिर ऐसे याद कर लो, माउथ से ये हो रहा है और माउथ से ही ब्लीडिंग याद कर लो, यानी म्यूकोजल ब्लीड याद करो, माउथ ब्लीडिंग नहीं, म्यूकोजल ब्लीड है, बस ऐसे ध्यान रखना है। पेट में दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन, और हिपैटोमेगाली भी वही है ना,
तो हिपैटोमेगाली, लीवर एनलार्जमेंट हो गए। तो 4 तो आपको ऐसे ही याद हो गए, ठीक। बाकी लैब डायग्नोसिस है, याद रखना ये लास्ट में, प्लेटलेट कम होना है और हिमेटोक्रिट बढ़ना है। 5 हो गए आपके। बाकी 2 आपको याद करने हैं, क्लिनिकल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है कि नहीं, और लिथार्जी एंड रेस्टलेस है कि नहीं, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके अपने वार्निंग साइंस याद कर सकते हैं। तो डेंगू विद वार्निंग साइन, विद और विदाउट वार्निंग साइन, ऐसे डिवाइड कर रखा है। दूसरा सीवियर डेंगू है। सीवियर डेंगू भी मिलता जुलता है जो हमने सीवियरिटीज पढ़ी है, पर थोड़ा और क्लियर पढ़ने के लिए, सीवियर प्लाज्मा लीकेज लीडिंग टू शॉक। एक्चुअली शॉक में भी पेशेंट इसीलिए जाता है, पेशेंट का बीपी कम इसलिए होता है, हाइपोटेंशन, कि प्लाज्मा लीक करता है। इसमें जो कैपिलरी की परमिएबिलिटी है वो डेंगू वायरस बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये आपका शॉक में जा रहा है पेशेंट। फ्लूइड एक्यूमुलेशन विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, फ्लूइड भी क्योंकि बाहर जा रहा है इसलिए प्लूरल इफ्यूजन होने के चांस भी रहते हैं। फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने के, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा अगर फ्लूइड वहाँ भर रहा है तो सीवियर प्लाज्मा लीकेज लीडिंग टू शॉक और फ्लूइड एक्यूमुलेशन विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये आपका सीवियर डेंगू के अंदर आ रहा है। सीवियर ब्लीडिंग एज इवेल्युएटेड बाय द क्लिनिशियन, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, ब्लीडिंग तो होनी है भाई, है ना। अब जैसे कोई आपका हीमोडायनेमिक, इसे ऐसे वर्ड लिखा हुआ उन्होंने, एज इवेल्युएट, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। ये ब्लीडिंग तो हम समझ ही गए। एज इवेल्युएटेड बाय क्लिनिशियन कॉजिंग हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी एंड मे रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। इसीलिए इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया कि ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, उसके बेस पर इन्होंने इस तरह से डिवाइड करा कि क्या नॉर्मल है या फिर सीवियरिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो सीवियर ब्लीडिंग इसमें हो सकती है, जो कि क्लिनिशियन ही डिसाइड करेगा, हम मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी पेशेंट अपने आप डिसाइड कर लेगा। फिर सीवियर अगर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, सीवियर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है लिवर में AST और ALT मोर देन 1000 पर मतलब इंटरनेशनल यूनिट पर ml अगर हो रहा है। ये AST ALT लिवर के मार्कर्स होते हैं जो लिवर इंजरी को बताते हैं। लिवर इंजरी हो रही है, लिवर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये एंजाइम बढ़ने लगते हैं। तो ये अगर मोर देन 1000 बढ़ रहे हैं, वैसे नॉर्मली 30-35 की रेंज में भी रहते हैं ये, कभी कभी किसी लिवर कंडीशन में 300 ऐसे बढ़ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर जो एक्जैक्ट क्राइटेरिया दैट इज मोर देन 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। CNS इन्वॉल्व हो रहा है, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस हो रही है, हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, अदर ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मतलब ये सीवियर डेंगू है ना। तो सीवियर डेंगू ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, इवन इसमें लिवर हो गया, CNS हो गया, हार्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो WHO का पुराने क्राइटेरिया में 3 है, ठीक है। उसने डेंगू को अलग रखा है, हेमरेजिक को अलग रखा है, शॉक को अलग रखा है। इन्होंने 2 रखे हैं, डेंगू विद और विदाउट वार्निंग साइन, और एक सीवियर डेंगू में सारे आ गए बाकी चीज़ें। तो इस तरीके से हमने WHO ने इसको क्लासीफाई किया है। अब हम बात कर लेते हैं लैब डायग्नोसिस की। लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसका। तो जो डेंगू का लैब डायग्नोसिस है, एक तो सबसे जो मतलब बेसिकली जो चलता है वेरी सबसे पहले हम जो चेक कर लेते हैं दैट इज NS1 एंटीजन। तो जब फीवर है उसके 1 वीक के अंदर अगर टेस्ट करना है तो एक बहुत रैपिड टेस्ट है NS1 एंटीजन, बहुत आसानी से हो जाता है वो चेक। NS1 का फुल फॉर्म है नॉन स्ट्रक्चरल वायरल प्रोटीन एंटीजन। नॉन स्ट्रक्चरल वायरल प्रोटीन एंटीजन है NS1। डे 1 से लेके डे 7 तक ये पॉजिटिव आता है, यानी बुखार है किसी को, फर्स्ट डे ऑफ फीवर से 7 डे ऑफ फीवर तक ही पॉजिटिव आता है। उसके बाद अगर NS1 करोगे तो निगेटिव आएगा। इसलिए याद रखना है NS1 एंटीजन आपको विद इन 1 वीक ऑफ फीवर में बेस्ट टेस्ट आपका यही हो जाता है, आसानी से जो हो गया। बट ये है कि ये स्पेसिफिक तो है फॉर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डेंगू सीरोटाइप, बट फिर भी इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी 100% नहीं है। तो ये आपको एक आइडिया दे देता है प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाने के लिए। अगर कंफर्म करना है तो एलाइजा करना पड़ेगा आपको, वही जो है आपका कंफर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने एंटीजन करा NS1, एंटीबॉडी भी कर लो, एंटीजन कर रहे हो तो एंटीबॉडी भी कर लो। भाई एंटीबॉडी करोगे तो 2 एंटीबॉडी हैं आपके पास, एक्यूट के लिए IgM होती है और क्रॉनिक के लिए IgG होती है, नॉर्मली हम जो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। IgM जो एंटीबॉडी है वो एक्यूट इन्फेक्शन के बारे में बताती है। तो अब किसी को प्राइमरी इन्फेक्शन है, यानी कि पहली बार किसी को डेंगू इन्फेक्शन हुआ है, तो ऑब्वियसली IgM तो मिलेगी ही मिलेगी। अब आपको याद रखना है कि IgM कब से लेके कब तक मिलती है। तो IgM जो है 5 डेज ऑफ फीवर से लेके 3 मंथ्स तक आपको IgM पॉजिटिव मिल सकता है। ये बड़ा अच्छा चीज़ है। यानी फर्स्ट वीक में आपको करना है तो NS1 करो, फर्स्ट वीक के बाद आपको करना है तो IgM करो। देखो 3 महीने तक आपको ये पॉजिटिव मिलेगी, यानी फीवर चला भी गया, पेशेंट ठीक भी हो गया, फिर भी आपको ये
पॉजिटिव मिल सकती है। तो मोर देन 1 वीक आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो टेस्ट को। 1 वीक से पहले में क्या करोगे, फीवर के 1 वीक, फीवर के 1 वीक के बाद क्या करोगे, तो आप IgM कर सकते हो। 5 डेज ऑफ फीवर से लेके 3 मंथ्स ऑफ फीवर तक आपको ये पॉजिटिव मिलती है। उसके बाद है IgG। IgG जो है वो आपकी 2 से 3 हफ्ते में आती है। IgG ऑब्वियसली क्रॉनिक के लिए, तो शुरू में तो नहीं आएगी, याद रखना है 2 से 3 हफ्ते में आपको मिलेगी, ठीक है। 2 to 3 वीक्स पे बाकी धीरे धीरे ये इंक्रीज होएगी और ये बाद तक भी मिल सकती है, ठीक है ना। अब एक होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ आपका। सेकेंडरी मतलब आपको दूसरी बार कोई सी इन्फेक्शन हुआ डिफरेंट सीरोटाइप से या सेम से या जैसे भी, तो आपको IgM कम मिलती है, उसमें IgM लो मिलती है या अनडिटेक्टेबल है, यानी कि अगर दूसरी बार किसी को डेंगू हुआ है तो IgM उसके लिए बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है। तो बहुत अच्छा कौन है, IgG है। IgG जो है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि क्रॉस रिएक्टिव है विद अदर वायरसेस, जैसे येलो फीवर वायरस, यानी किसी को साथ में येलो फीवर का है तो पॉजिटिव दे सकता है, जबकि वो डेंगी हम सोच के बैठेंगे, लेकिन वो येलो फीवर का इन्फेक्शन है। येलो फीवर की वैक्सीन उसको लगी है तो भी ये पॉजिटिव दे सकता है, इसलिए इसमें फॉल्स पॉजिटिव होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट स्टिल करना तो आपको होता ही, आप एक आइडिया ले लेते हो कि हाँ इसमें आपका इन्फेक्शन आ रहा है। तो IgG जो है वो सेकेंड इन्फेक्शन के लिए बेटर है। अब अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया, ठीक हो गया, तो भी कुछ ब्लड में मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा आपको। IgG जो है मिलती है वही क्रॉनिक के लिए लो लेवल तक मिलती है, बहुत ज़्यादा लेवल नहीं रहेगा। अगर ज़्यादा लेवल है, साथ में सिम्टम है, तो आप मान रहे हो कि सेकेंड इन्फेक्शन हुआ उसको। आपको IgG मिल रही है, सिम्टम नहीं है, देयर इज नो सिम्टम, तो इसका मतलब ये है अभी नहीं है, पास्ट इन्फेक्शन आपको बताएगा। एंटीबॉडी कैन बी डिटेक्टेड बाय ELISA मेथड, ये ध्यान रखना है। आपने NS1 एंटीजन कर लिया, एंटीबॉडी आपने देख ली, प्राइमरी में क्या करोगे, क्रॉनिक में क्या करोगे, पास्ट इन्फेक्शन में क्या है, एंड यू कैन डू इट बाय द ELISA टेस्ट। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, मैक ELISA होता है, एक मैक ELISA जो है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। ये किट आती हैं, आसानी से हो जाती हैं, बहुत ही रैपिड टाइप टेस्ट है। और ये NIV एंड पुणे ने बनाई है, और ये किट के फॉर्म में मैक ELISA आप याद रख सकते हैं। इट इज़ ELISA, ELISA, ठीक है ना। अब जो आपके NS1 है और एंटीबॉडी के लिए एक टेस्ट होता है ICT, वो तो रैपिड टेस्ट होते हैं। ELISA जो है वो आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट है, हो तो जल्दी जाते हैं ये भी, पर हाँ ये कि वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, टाइम लगता है ELISA में। ये जो ICT एंड NS1 एंटीजन का टेस्ट है वो बहुत ही रैपिड टेस्ट होता है, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। 1 वीक से पहले अगर आपको करना है तो NS1 कर लो, वो 7 डेज तक आएगा, बाद में IgM कर लो, IgG कर लो, पास्ट इन्फेक्शन में देख लो क्या कर सकते हो। तो इस तरीके से आप टेस्ट के लिए जाते हो। तो आपने एंटीजन भी कर लिया, एंटीबॉडी भी कर लिया। अब अगर आप करना चाहते हो वायरस को ही ले लो भाई, पूरा का पूरा वायरस ले लो। अब आपको पता है कि वायरस के लिए आपको कोई ना कोई वो चाहिए जिसके अंदर आप इसको ग्रो करा सकें, इनोकुलेट करा सकें, तो आप इसको इनोकुलेट कराते हो मॉस्किटो सेल लाइन के अंदर, और तब आप पूरा पूरा वायरस को आप डिटेक्ट कर सकते हो। उनका नाम आपको याद रखना है, 6 वर्ड जरूर याद रखें, 6 आपको कई बार इसमें 6 आया है, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। दैट इज C6, C36 एंड AP61। AP याद रख लो, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप पढ़ते हो ना, मैं भी पढ़ा रही हूँ आपको, पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी, अब नाउ आई एम प्रोफेसर, तो ऐसे याद रख सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर। AP61 हो गया, C6 है, 36 है, 6 का आधा 3 होता है, तो 36। ये याद रखने के कुछ तरीके हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी याद रख सकते हो, मैंने इसको ऐसे ही याद रखा है। एंड इन माउस के अंदर भी आप इसको इनोकुलेट करके देख सकते हो, वायरस आप इससे डिटेक्ट कर सकते हो। ये वायरस आइसोलेशन 5 अभी तक हमने पढ़ी है ना, इसमें -1 से लेके +5 डेज तक देख सकते हैं, यानी फीवर आने से भी 1 दिन पहले से आपको ये डिटेक्ट होनी शुरू हो सकता है वायरस आइसोलेशन। तो -1 से +5 डेज तक आप वायरस को डिटेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं मॉलिक्यूलर मेथड्स। मॉलिक्यूलर मेथड्स में क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन ऑफ वायरल RNA। इसमें क्या होता है, बाय रियल टाइम PCR करते हो। रियल टाइम PCR भी -1 से +5 डेज तक होता है, -1 से +5 डेज तक ही PCR भी होता है, और वो मेथड भी आपने देख लिया। तो इसमें आपने क्या किया, स्पेसिफिक एंटीजन देखा, उसकी जो सेंसिटिविटी है वो 80 to 90% है, स्पेसिफिसिटी 95%, 100% ये भी नहीं है, बट हाँ काफ़ी क्लोज है। और इससे आप वायरल लोड देख सकते हो, कितना वायरल लोड है, मतलब ज़्यादा है, सीवियरिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा वायरल लोड होगा, तो सीरोटाइप को आप डिटेक्ट कर सकते हो मॉलिक्यूलर मेथड्स या रियल टाइम PCR के थ्रू।
क्वेश्चन आता है, आप इसमें पीसीआर के बारे में थोड़ा बेसिक लिख सकते हो, जो आपने पीसीआर बेसिक पढ़ा है कि क्या क्या होता है पीसीआर में, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क्स का है। तो वायरल लोड और आप स्पेसिफिक सीरोटाइप देखने के लिए आप ये टेस्ट करते हो। ऐसे जीनोटाइप डिटेक्शन भी कर सकते हो। ये सब रिसर्च पर्पस की ज़्यादा चीज़ें हैं, यूजुअली कम यूज़ होती हैं। जीन्स भी देखो, हर सीरोटाइप, जो 4 सीरोटाइप हैं उनके आगे जीनोटाइप भी है, तो वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हो स्पेसिफिकली कि कौन सा टाइप का है, ठीक है। ऑल्दो ट्रीटमेंट सेम चलेगा तो इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता नहीं, बट रिसर्च के लिए, स्टडीज़ के लिए, आप एपिडेमियोलॉजी देखने के लिए इनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। तो मॉलिकुलर टाइपिंग करके आप जीनोटाइप देख सकते हो। अगर याद रखना है तो आप याद रख सकते हो 1 2 3 4 टाइप जो है वो, इसके 3 जीनोटाइप हैं, इसके 2 जीनोटाइप हैं, इसके 4 जीनोटाइप हैं, इसके भी 4 जीनोटाइप है। तो 3 24 4 आप ऐसे कुछ करके याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके टाइप्स ऑफ जीनोटाइप है। तो टोटल ओवरऑल देखोगे तो 13 इसमें जीनोटाइप्स हो गए टोटल, ठीक है। मतलब सीरोटाइप आप 4 हैं और इसके जीनोटाइप आपके और डिफरेंट हैं, तो वो देखने के लिए मॉलिक्यूलर टाइपिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से हम डिफरेंट मेथड से इसका लैब डायग्नोसिस भी कर सकते हैं।